चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस ने आज ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर 2 अदालतों में 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर की है। 6 बालिग खवातीन पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बता दें कि नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में दाखिल की गई है। अब ब्रजभूषण पर लगे इल्जामों के मामले में 1 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको ये भी बता दें कि ब्रजभूषण के खिलाफ 2 मामलात में एफआईआर दर्ज है। इनमें से एक पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से नाबालिग पहलवान के सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दिए जाने के मामले में कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। यह देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था। क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। पूरी तरह से यह बात साफ तौर से अंकित हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस एफआईआर तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विटनेस को टैंपर करे, किसी भी विक्टिम को डराए। कोई पूछताछ नहीं है। ये मीडिया में इंटरव्यू देके मेडल को 15-15 रुपए का बताते हैं। ये मीडिया में इंटरव्यू देके गुड टच और बैड टच की बातें करते हैं। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस 45 दिन तक आरोपी से, और इतने गंभीर आरोपी से, पूछताछ नहीं करती। गुज़िश्ता रोज बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने वक्त से पहले लोकसभा चुनाव होने के इम्कान जाहिर किए थे। सीएम नीतीश कुमार के इस बयान पर बीजेपी की कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मोदी जी से काम में मुकाबला करिए, कुछ सीख लीजिए। मोदी जी 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। विपक्ष को मोदी जी से ये सीखना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेज़ी लाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको जनता ने तेज़ी से काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया और जनता में नाराज़गी थी पिछले चुनाव में, इसलिए जनता दल यूनाइटेड को सुस्त काम के लिए कम सीटें आई थी। आपको तेज़ी लाना चाहिए। ये राजद के लोग, जदयू के लोग ये चुनाव को देखकर ही काम करते हैं। कुछ तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दिन रात काम करना, 24/7 काम करना, तेज़ी से काम करना। जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, उसका तेज़ी से काम करके उद्घाटन भी वही करते हैं। यही सीखना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जो केंद्र से आप कुछ ना सीखें, तो कम से कम मोदी जी से कंपटीशन करके काम में कर लीजिए। तेज़ी से काम कैसे होता है? नरेंद्र मोदी जी अगर 900 करोड़ का संसद बनाते हैं तो देश दुनिया में चर्चा होती है, और यहाँ 1000 करोड़ से ऊपर का जो पुल है वो बिहार में कभी उड़ जाता है हवा में, फिर बह जाता है और ढह जाता है।
यही तो बिहार की सरकार का काम है। आखिर क्या वजह है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक जांच लिपापोती कह दी गई। ये यही काम है, तो तेजी से काम कीजिए। चुनाव तो वक्त पे होंगे और चुनाव जब भी हों आएंगे तो मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के मुद्दों के साथ हैं। और जदयू के लोग, राजद के लोग, महागठबंधन के लोग सिर्फ बाहर से लोग बुलाएंगे, उनको लिट्टी चोखा खिलाएंगे, यहाँ बैठक करेंगे। और बैठक तो पुल गिर गया इस पर करनी चाहिए थी, डेवलपमेंट में तेजी लाने पर करनी चाहिए थी। लेकिन विपक्षी दल कितने इकट्ठे हो जाएं, आएंगे तो मोदी जी ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिहार में पक्ष विपक्ष के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी बीच बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से अजीम इत्तेहाद हुआ है और हम नीतीश कुमार जी के साथ आए हैं, तब से बीजेपी के खेमे में डर का माहौल है। ये लोग खौफजदा हैं। तेजस्वी यादव ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। काम तो तेजी से होना ही चाहिए और अच्छी बात है ना भाई। चुनाव तो मान लीजिए कब क्या होगा नहीं होगा तो केंद्र वालों के हाथ में ही है। तो उस हिसाब से अपना जितना काम है, जितना हम लोग कर रहे हैं, वो समय से पहले पूरा हो जाए तो उसमें बाधा ही नहीं आएंगी। देखिए, जब से महागठबंधन बनी है, हम लोग नीतीश जी एक साथ हुए हैं, तब से घबराहट जो है इन लोगों के खेमे में है और लोग डरे हुए। हम बार बार क्यों कह रहे हैं, कोई बड़ी बात है फिर से छापा पड़ जाए 23 से पहले। हम तो पहले भी बोल रहे हैं ये हर एक काम करेंगे, क्योंकि इन लोगों की घबराहट है। क्योंकि अगर पूरी विपक्ष सब लोग एक होकर के अगर हम लोग चुनाव लड़े तो कहीं टिकने वाले नहीं हैं। ये बाकायदा ये लोग भी जानते हैं और इनका इंटरनल सर्वे भी बता रहा है कि बिहार में या और विभिन्न देश के प्रदेशों में इनका क्या हालत होने वाला है। ये बीजेपी के एक नेता ने बताया है, इंटरनल जो रिपोर्ट है। उत्तराखंड के रुड़की में किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुस्तानी किसान यूनियन तोमर ने तहसील अहाते में हुकूमत के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना शुरू कर दिया है। किसान यूनियन अपने मुख्तलिफ मसाइलों को लेकर धरने पर बैठे हैं और जब तक इनके मसाइल हल नहीं होते हैं ये धरना जारी रहेगा। इसके अलावा किसान यूनियन ने मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में 17 जून को महापंचायत के इनकाद के साथ साथ रेलवे ट्रैक जाम करने का भी इंतबाह दिया है। किसान यूनियन ने इल्जाम लगाया है कि तहसील में काम कराने पर बदउनवानी हो रही है। इकबालपुर मिल पर किसानों के गन्ने की फसल की कई साल की अदायगी बाकी है। इसके अलावा दीगर मिलों के भी बकायजात हैं। किसान यूनियन ने मुतालबा किया है कि इन सभी बकायजात की जल्द अज जल्द अदायगी की जाए। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, तहसील प्रशासन भी भ्रष्ट हो रहा है। अगर एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी कोई चला जा तो उसके लिए भी इंतजार करा जा। भाई अगर उसने पैसे दे दिए तो निकाल दिया, नहीं तो चाहे उस पर सारे सबूत हैं जब भी फेल कर दिया। और विद्युत विभाग भी ऐसा ही हो रहा है। विद्युत विभाग में भी 5-5 हज़ार रुपये पर किसान का कनेक्शन कट रहा है और उसका बकाया पड़ा है मिलों पर करोड़ों रुपया, उसका कोई देख नहीं रहा। हाँ, धरना अनिश्चितकालीन 17 मार्च में हमारी महापंचायत है, 17 जून में, और रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। कहाँ पर? रेलवे ट्रैक। यहाँ से तहसील प्रशासन ने जो अपना नंगा नाच दिखा रखा है, रिश्वतखोरी, काला बाजारी बहुत चरम सीमा पर चली हुई है। और नंबर 2, इकबालपुर शुगर मिल का पेमेंट पिछले सालों का 108 करोड़ रुपए बकाया पहला। कुछ हरियाणा के किसानों का, चलो बेचारे हरियाणा के किसान हैं, वो उनकी हमारे पर लड़ाई लड़ी जा रही हरियाणा वालों की, वे बेचारे वहाँ बिजी हो रहे अपनी लड़ाई में नहीं, लेकिन जिस दिन में आ जाएंगे उनकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम। और एक बिजली वालों का उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश का दर्जा दिया हुआ उत्तराखंड को, और बिजली की दरें और प्रदेशों से ज़्यादा बढ़ रही। कनेक्शन काटे जा, किसी के मीटर के रीडिंग बढ़ा दी जा, किसी का कुछ वो करा जा। बिजली वाले कहीं भी जाकर पोल गाड़ दे, वो किसान मजदूर हो या कोई व्यापारी हो, उसकी दुकान में अगर
कहीं वो होगी ना NH की थोड़ी सी भी वो होगी तो उसमें पोल गाड़ देंगे, खम ही खम। हाँ, दिया उन्होंने भी धरना दिया, लेकिन लिपा पोती कर दी, कुछ मामला है ही नहीं। कोई उसमें ना कुछ भुगतान नहीं हो पाया, ना कुछ भुगतान करा। 29 करोड़ तो फिलहाल का वो हो, चलो इसमें तो रूटीन में चल रहा है इकबालपुर, लेकिन पिछला भुगतान तो बहुत जरूरी करना। और 17 जून को महापंचायत हमारी रेलवे ट्रैक को, रेलवे ट्रैक जाम करेंगे और जो हमारी मांगों को अमली जामा ना पड़ा गया, हमारा अनिश्चित काल चलेगा। आज से 14 जून से धरना शुरू, हजारों की संख्या में किसान होंगे। अपने मुंह बताने नहीं चाहिए, जब हो जाएंगे वहाँ जब देख लें। नीट यूजी 2023 के इम्तिहान के नतीजों का ऐलान हो चुका है। एंट्री के मुताबिक इस इम्तिहान में उत्तर प्रदेश के तलबा भी पास हुए हैं, तो यूपी से शुभम बंसल टॉपर रहे। आपको बता दें कि इस बार रामपुर के तलबा ने भी नीट इम्तिहान पास किए हैं, जिनमें से एक मानकारा गांव के रहने वाले मोहम्मद आरिक भी हैं, जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में नीट इम्तिहान पास किया है। उन्होंने 700 में से 660 नंबर हासिल किए हैं। आपको बता दें कि आरिक के बड़े भाई मोहम्मद शारिक भी 2020 में नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। मोहम्मद आरिक के वालिद राशन की दुकान चलाते हैं। छोटी सी राशन की दुकान के ऊपर बने छोटे से कमरे में मोहम्मद आरिक नीट की तैयारी करते थे। मोहम्मद आरिक ने बताया कि माली दिक्कतों के बावजूद उनके वालिद ने उनकी बहुत मदद की। घर की माली हालत कमज़ोर होने के बावजूद आरिक के वालिद ने उनकी तालीम में कोई कमी नहीं आने दी। आपने नीट क्वालिफाई किया है, कितनी तैयारी की थी? जी सर, इसके लिए मैं 2 साल तैयारी की थी। रोज़ाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई की थी और स्कूल वालों ने इसमें मेरी काफ़ी हेल्प की। आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया था? इंटरमीडिएट से मैंने मिल्टन एकेडमी से किया था। उसमें मेरे मार्क्स थे 98.2% और डिस्ट्रिक्ट में 2nd नंबर पर। कब किया था इंटर? सर इसी साल किया था 2023 में। और साथ ही साथ नीट की भी तैयारी कर रहे थे? जी सर, 11th और 12th 2 साल नीट की तैयारी। अच्छा, आपने जो नीट की तैयारी कहाँ? नीट की तैयारी मैंने बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन से की थी। ऑनलाइन क्लास? जी सर, ऑनलाइन क्लास से की थी, मोबाइल पर ही। कितने टाइम देते थे आप इसके लिए? सर उसके लिए मैं 6-7 घंटे उसके लिए देता था और बाकी 4-5 घंटे मैं स्कूल के लिए देता था। आज आप महज 17 साल के हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर जो भी मेरी परेशानी आई उसमें मेरे पापा ने काफ़ी मदद की। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो मेरे पापा ने मेरी हर चीज़ वो चीज़ दिलवाई जो इसके लिए ज़रूरी थी, नीट के लिए। उन्होंने मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाया पूरे 2 साल। अच्छा, यहाँ पता चला है, मुझे आसपास के लोगों ने बताया कि आपके बड़े भाई भी नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। जी सर, उन्होंने 2020 में नीट क्वालिफाई किया था। उनके 625 मार्क्स थे और इस समय वो जिम्स नोएडा में MBBS कर रहे हैं। आपके कितने मार्क्स? सर मेरे 660 मार्क्स हैं। AAR 4834 है। अच्छा, क्या लगता है आपको सब गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? जी सर, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? सर युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और देश की सेवा करें। उन लोगों से क्या, उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो बड़े बड़े घर में प्रेशर डालते हैं कि हमें बड़े से बड़े कोचिंग में जाइए, हमें नीट क्वालिफाई करना है, और आपने घर बैठे ही नीट क्वालिफाई किया है सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेकर, तो उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों से सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपने मन में ठान लिया तो किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बुक्स पढ़कर भी नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, नीट क्वालिफाई हो सकता है घर से भी। अच्छा, 17-18 साल की उम्र में आजकल देखा गया है उनके पेरेंट्स जो हैं बड़े बड़े मोबाइल लेके दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना समय, कीमती समय इसे बर्बाद ना करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर लगाएं और कामयाब बनें। अच्छा, आपके पास फ़ोन है? जी सर, मेरे पास मोबाइल है। एंड्रॉयड है आपके पास? जी सर, बिल्कुल। वो फ़ोन आपने क्यों लिया? सर वो फ़ोन मैंने नीट की प्रिपरेशन के लिए ही लिया था 2 साल पहले। अच्छा, FB चलाते हैं? जी सर। फेसबुक चलाते हैं? नो सर, फेसबुक नहीं चलाते। अकाउंट भी नहीं है आपका? नो सर, अभी नहीं। क्यों नहीं बनाया अभी तक आपने? सर उसमें काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। वो मेरे बाधा डाल रहे थे नीट की प्रिपरेशन में, तो मैंने डिलीट कर दिया था।